नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। नॉर्सेट 2022 की सीरीज़ में आज हम फिर से हाजिर हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और बिना इधर उधर की बात किए हुए कंटिन्यू करेंगे आज के इस सेशन में कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नॉर्सेट 2022 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। यू आर इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, जिसको पेकू बोलते हैं, and are caring for a patient who received a general anesthesia। ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं आप पेकू में, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में। ये जो जिसको आप रिकवरी रूम बोलते हो, पोस्ट ऑपरेटिव रूम बोलते हो, वो जो पेशेंट जीए से निकल करके आया, जिसकी सर्जरी जो है वो अंडर जीए हुई है, जनरल एनेस्थीसिया में हुई है, विच फाइंडिंग शुड यू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है वो डॉक्टर को रिपोर्ट की जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल एनेस्थीसिया के लिए कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जीए के बाद में पोजीशन जो है वो पेशेंट की क्या होनी चाहिए, साइड लाइंग पोजीशन होनी चाहिए। इसके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाना चाहिए। दूसरी चीज कि पोस्ट ऑपरेटिवली, पोस्ट जीए पेशेंट के शॉक में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप पेशेंट को हमेशा शॉक के लिए, सबसे ज़्यादा जो है वो शॉक के लिए मॉनिटर कर रहे होते हो, क्योंकि सर्जरी में कहीं पेशेंट की ब्लीडिंग हुई हो, हाइपोवोलेमिया की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। शॉक के हमने आपको तीन चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं शॉक के लिए। कुशिंग ट्रियाड से एकदम से अपोजिट क्या होती है शॉक की कंडीशंस या शॉक के साइन सिम्टम्स क्या है जिससे आप पहचानते हो। सबसे पहला कंडीशन है बीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। शॉक का मतलब है हमेशा पेशेंट का बीपी जो है वो कम जा रहा है। दूसरी चीज जो है पेशेंट की हार्ट रेट, और तीसरी चीज जो है पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट, ये दोनों जो है वो ऊपर जाती हैं। तो आप हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, किसको लेकर के, शॉक को लेकर के, कि बीपी जो है वो क्या है, कम है। दूसरी दो चीजें जो है क्या, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या है, ज्यादा है। अब आप पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली पोस्ट जिया पेशेंट को देख रहे हो, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं। पेशेंट पुशेज एयरवे आउट। हर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो कि जीए में रह के आया है, जीए से निकल रहा है, वो एयरवे को आउट करने की कोशिश करता है, मास्क को हटाता है, आईवी लाइन को हटाने की कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है। रीजन कि वो कंप्लीटली जीए से बाहर नहीं आया है, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इंटैक्ट नहीं है, रिटर्न नहीं हुए हैं। इसलिए इसके लिए आपको कहीं डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है, एनेस्थेटिस्ट या सर्जन को बताने की जरूरत नहीं है। पेशेंट हैज स्नोरिंग रेस्पिरेशन। आप ये चीज नोट कीजिएगा, जीए का पेशेंट जो है वो क्या करता है, स्नोर करता है। स्नोर क्यों करता है हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब हम स्नोर नॉर्मल में करते हैं क्या, नहीं करते। जो भी कोई स्नोर करता है या तो नींद में करता है, या फिर कोई दारू पिया हुआ करता है, या फिर कोई सिडेशन में है, या फिर कोई पोस्ट एनेस्थीसिया यानी पोस्ट जीए कोई पेशेंट हमेशा वो स्नोर करता है। रीजन फेरिंग्स की जो स्मूथ मसल्स हैं, इसका रीजन क्या है हमेशा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरिंग्स की स्मूथ मसल्स का जो टोन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फेरिंग्स की स्मूथ मसल्स का टोन कम हो जाता है तो क्या है, एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो पेशेंट क्या करता है, स्नोर करता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो ये भी कोई बताने वाली चीज नहीं है, कोई ज्यादा मीन्स पेशेंट के लिए अलर्ट साइन नहीं है। रेस्पिरेशंस ऑफ 16 ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल है, बताने की कहीं पर जरूरत ही नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम 130 टू 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर का इस तरीके से गिरना क्या इंडिकेट कर रहा है, पेशेंट में लीड टू शॉक। और शॉक का सबसे पहला ही साइन हमने क्या पढ़ा, बीपी का गिरना। तो क्या होगी, दूसरी हार्ट रेट ज्यादा होगी और रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी ज्यादा होगी। इसलिए ये कंडीशन जो है, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ रही है, तुरंत की तुरंत एनेस्थेटिस्ट को रिपोर्ट की जानी चाहिए। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट शुड यू टीच ए पेशेंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पेशेंट क्या ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है,
और किसको मिनिमाइज करने के लिए आपको पेशेंट को एजुकेशन देनी है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए आपको पेशेंट को क्या देना है? हेल्थ एजुकेशन या टीचिंग देनी है। आप हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिन भी पेशेंट को आप एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हो, जिन भी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है, चाहे से वो ACE इनहिबिटर्स हैं या फिर क्या है बीटा ब्लॉकर्स हैं या फिर क्या है CCBs हैं, जो 3 कैटेगरी हम मेन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में, तीनों का एक कॉमन साइड इफेक्ट है और वो क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। कि किसी भी पेशेंट में जब एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो कॉमनली देखा जाता है। अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होना सीरियस कंसर्न है क्या? यस, ये सीरियस कंसर्न है। रीजन, पेशेंट के गिर करके फॉल्स के से इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। चक्कर आके पेशेंट जो है वो गिर सकता है। इसके लिए आप पेशेंट को क्या एजुकेशन देते हैं? हमेशा एक चीज आप पेशेंट को बोलिएगा, जिन भी पेशेंट्स को एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है, कि आप जब भी चलना है, बेड से उठ करके आपको चलना है, तो बेड के किनारे पर आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैसे फील होता है, पेशेंट कैसे एक्सपीरियंस करता है उसको? पेशेंट लेटा हुआ था, उठ के बैठा हुआ, चक्कर सा आता है उसको। पेशेंट बैठा हुआ है, खड़ा होगा, उसको चक्कर सा आता है, इसका मतलब ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। इसके लिए पेशेंट को बेस्ट क्या एडवाइस किया जाता है कि जब कभी भी आपको उठकर खड़ा होना हो, चलना हो, तो आप थोड़ी देर के लिए बेड के किनारे पर बैठ जाइएगा और उसके बाद में ही वो कीजिएगा, ताकि इतनी देर में आप ग्रेविटी के साथ में क्या हो जाएं? अकोमोडेट हो जाएं और फॉल से इंजरी के चांसेस कम हो जाएं। Wear support hose continuously, no. Lie down for 30 minutes after taking medication. कोई मतलब नहीं बनता। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो कोज कर रही है, तो सोने से कोई मतलब नहीं है। Avoid tasks that require high energy expenditure, no. Sit on the edge of the bed for 5 minutes before standing. बेड के किनारे पर 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, ताकि आप अकोमोडेट हो जाएं और इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इशारा कापी है, क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा और मैच कीजिएगा नोट सेट में क्या आपको नजर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन। पेशेंट को हाइपरटेंशन के लिए ट्रीट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स हैविंग ए परसिस्टेंट हैकिंग कफ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज नोट कर लेनी है। पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है हाइपरटेंशन के, और ऑब्वियस सी बात है एंटी हाइपरटेंसिव चल रही होंगी। एंटी हाइपरटेंसिव में 3 कैटेगरीज, एक ACE इनहिबिटर्स, एक बीटा ब्लॉकर्स और दूसरी क्या है, तीसरी क्या है भाई? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनमें से कोई ना कोई मेडिकेशन उसको चल रही है। पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है? परसिस्टेंट कफ की कंप्लेंट कर रहा है। और ये परसिस्टेंट कफ की कंप्लेंट कौन सी ड्रग्स का साइड इफेक्ट है? ये ACE इनहिबिटर्स, जो मेडिसिन लास्ट में प्रिल लगा होता है जिनमें, उन मेडिसिन से का साइड इफेक्ट है क्या? परसिस्टेंट कफ। इसका मतलब समझ जाइएगा, उसको कोई ना कोई प्रिल वाली मेडिकेशन चल रही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव शुड यू आइडेंटिफाई एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्स व्हेन रिव्यूइंग द पेशेंट्स मेडिकेशन। आपको क्या लग रहा है पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन चल रही होगी? 100% उसको ACE इनहिबिटर से चल रही होंगी, प्रिल्स वाली मेडिसिन चल रही होंगी, प्रिल वाली मेडिकेशन जो है उसको चल रही होंगी ACE इनहिबिटर, जो कि जिनका सबसे कॉमन कोज, हालांकि हमने जो ACE इनहिबिटर्स और सारे के सारे जो एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा रखे हैं उनमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर करा रखी हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जब नोट सेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, नोट करके रख लीजिएगा। किसी को परसिस्टेंट कफ हो रहा है एंटी हाइपरटेंसिव के रिस्पॉन्स में, इसका मतलब वो ACE इनहिबिटर का ही एक साइड इफेक्ट है। ऑप्शन ए ACE इनहिबिटर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शुड यू असेस टू डिटरमाइन इफ ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वालसार्टन। किसी पेशेंट को क्या चल रही है? वालसार्टन चल रही है। सार्टन्स का पढ़ाया भाई हमने, सार्टन्स मेडिकेशन कौन सी है? सार्टन मेडिकेशन कौन सी है? जो कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ARBs भी बोलते हैं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs। ये भी क्या काम करती हैं? BP को कम करने का काम करती हैं, मतलब
हाइपरटेंशन में दी जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं कोनसाल्टेंट्स भी। काम कैसे किया इन्होंने? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, ना कि इसके प्रोडक्शन को बंद करके, इनको ब्लॉक करके, इनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। ये एक्चुअल में वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बीपी जो है वो बढ़ता है। अब इनके काम को अगर आप रोक दें, इसके काम को अगर आप रोक दें किसी तरीके से, तो क्या होगा? बीपी क्या होगा? कम आ जाएगा। इसको काम को रोकने के लिए किसे काम में लेते हैं? साल्टेंट्स जो ड्रग्स आती हैं वो काम में लेते हैं। तो उन्हीं की एक ड्रग है वालसार्टन। ये ड्रग जो है अगर किसी पेशेंट को दी जा रही है, इस दवाई का थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे पता लगाएंगे? आप क्या चेक करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज पे ये काम कर रही है उसी से हमें पता लगेगा। ये लिपिड पे काम नहीं कर रही, एंटी लिपिडेमिक ड्रग नहीं है, ये किसी हार्ट रेट पे काम नहीं कर रही है, किसी यूरिनरी आउटपुट के पे काम नहीं कर रही, ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर पे काम करती है, जिसको लोअर करने का काम करेगी। ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए प्रेशर को कम करने का काम करती है। इसका मतलब अगर प्रेशर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/95 था मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वही ब्लड प्रेशर अगर 128 और 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ रहा है, इसका मतलब वालसार्टन का थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एम्लोडिपिन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के पेशेंट को एम्लोडिपिन प्रेस्क्राइब की गई है। एम्लोडिपिन किस कैटेगरी की ड्रग है? सीसीबीज की ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव है। Which response to the medication should you instruct the patient to report the doctor? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डिटेलिंग जो है वो बता रखी है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिनको भी डिटेल में स्टडी करना है। सीसीबीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, निमोनिक के साथ में उनमें बता रखे। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन साइड इफेक्ट है, और वो क्या है? एडिमा। और ये एडिमा कैसे भी हो सकता है? पल्मोनरी भी हो सकता है और जनरल सिस्टमिक एडिमा भी हो सकता है। एडिमा बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। देखिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन शुड यू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट जो है वो पेशेंट को रिपोर्ट किया जाना चाहिए? क्या चीज एक्सपीरियंस हो रही है जिससे पता लगे कि नहीं ये तो ड्रग का साइड इफेक्ट हो रहा है जो डॉक्टर को रिपोर्ट किया जाना चाहिए? ब्लड विजन इसका साइड इफेक्ट नहीं है। डिजीनेस ऑन राइजिंग, डिजीनेस नहीं होता राइजिंग पर। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से डिजीनेस नहीं होती है, तो ये भी राइजिंग यानी उठने पर, सुबह उठने पर ऐसा नहीं है कि डिजीनेस हो रही है, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक्सेसिव यूरिनेशन भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग, पल्मोनरी एडिमा पर डिस्निया होता है। अगर पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को डेवलप हो रहा है तो पेशेंट को क्या होगा? डिस्निया होगा। मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्या है? एम्लोडिपिन का साइड इफेक्ट है। एम्लोडिपिन ले रहे पेशेंट, प्रोलॉन्ग पेशेंट आप देखोगे पीडल एडिमा भी हो जाता है उनको, पल्मोनरी एडिमा भी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, आवाज भी थोड़ी सी बदल जाती है, स्लर हो जाती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कंसर्न, जिनका कंसर्न लेकर के डॉक्टर को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what instructions about the use of NTG should you provide to the patient with angina? NTG का कोई जो यूज है, किस तरीके से यूज करना है NTG को, आपको पेशेंट को क्या बताना चाहिए? क्वेश्चन हालांकि जो हम बताए हैं वही आएगा, लेकिन आप हमेशा NTG के बारे में एक चीज दिमाग में रखिएगा। जब भी आप चेस्ट पेन में, एंजाइना में NTG देते हैं तो कैसे दी जाती है, और ये बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली इसका क्वेश्चन आता है। एंटीजी की कितनी टेबलेट्स हम एक साथ में दे सकते हैं? 3 टेबलेट दे सकते हैं। तो एक साथ का मतलब ऐसे एक साथ लेने क्या 1 2 3 अभी लो पानी के साथ निकल ली या जीभ के नीचे रख ली? जी नहीं। पेशेंट को चेस्ट पेन की कंप्लेंट हुई, पेशेंट ने तुरंत की तुरंत एंटीजी की पहली डोज जो है वो ले ली, डोज 1 ले ली, अपनी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पे कॉल कर दिया। पेन अगर कम नहीं हुआ तो 5 मिनट के इंटरवल के बाद में डोज 2 जो है वो रिपीट कर ली। अगेन 5 मिनट के बाद में पेन कम नहीं हुआ तो क्या हुई? डोज 3 जो है वो रिपीट कर ली, टेबलेट 3 जो है वो रिपीट कर ली। इसके बाद में नहीं लेना है, इसके बाद में तो आपको हॉस्पिटल पहुंच करके अदर सर्विसेज के थ्रू ही जाना होगा। 3 टेबलेट जो है वो 5-5 मिनट के अंतराल से, 5-5 मिनट के इंटरवल से ली जा सकती हैं। किसकी? एंटीजी की। Identify when pain occurs, please 2 tablets, no
प्लेस 1 टेबलेट अंडर द टंग एंड स्वेलो अनदर व्हेन पेन, नो कभी नहीं करते। बिफोर फिजिकल एक्टिविटी प्लेस 1 टेबलेट अंडर द टंग एंड रिपीट द डोज इन 5 मिनट्स इफ पेन अकर्स। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्पॉन्सेज में बदल दिया है, ऑप्शंस में बदल दिया है। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले एक टेबलेट ले ली जाए, पता है फिजिकल एक्टिविटी होगी, एक्सर्शन होगा, एंजाइना अक्कर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चेस्ट पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे पहले एक टेबलेट ले ली, रिलीफ नहीं मिला, 5 मिनट बाद में दूसरी टेबलेट ले ली, लिखा नहीं है, अदरवाइज ऑप्शन में ये भी लिखा हो सकता था, अगर स्टिल रिलीफ नहीं मिला तो 5 मिनट के बाद में एक टेबलेट, यानी टोटल 3 डोजेज एंटीजी की जो है वो रिपीट की जा सकती है। ऑप्शन करेक्ट है। प्लेस 1 टेबलेट अंडर द टंग व्हेन पेन अकर्स एंड यूज एन एडिशनल टेबलेट आफ्टर द अटैक ऑफ टू प्रिवेंट रिकरेंस, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। एक टेबलेट ले ली, 5 मिनट के बाद दूसरी, 5 मिनट के बाद तीसरी, अगर पेन परसिस्ट करता है तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीजी को लेकर के। व्हाट शुड यू आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी कॉज ऑफ द पेन एक्सपीरियंस्ड बाय ए पेशेंट विद ए कोरोनरी ओक्लूजन। जिस भी पेशेंट को कोरोनरी ओक्लूजन है, कोरोनरी ओक्लूजन का मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में पेन क्यों होता है? भाई कोरोनरी आर्टरीज हमने पढ़ाई है लेंथ में आपको, कोरोनरी आर्टरीज यहां पर बता दें हम आपको, कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं। पहले तो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, एक होती है आरसीए, आरसीए डिवीजन होती है, लेकिन लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी 2 डिवीजन हो जाती हैं, एलएडी और एलसीएक्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल को मेनली यही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ही सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी आर्टरी जो है किसको सप्लाई कर रही हैं? मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। इनमें कहीं पर ओक्लूजन आया तो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब टिश्यू की क्या होगी? इंजरी होगी, मसल की इंजरी होती है। मसल की इंजरी होती है तो क्या होगा? एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन, ये ब्रेडिकाइनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है किसके लिए? पेन के लिए। इसी की वजह से जो क्या होता है भाई? पेन होता है। किसकी वजह से पेन होता है पेशेंट में? चेस्ट पेन जो है, चेस्ट पेन की फिजियोलॉजी समझ लीजिएगा थोड़ी सी, कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज पर एमआई के केसेज में चेस्ट पेन कैसे हो रहा है। किसी भी कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन होने पर क्या होगा? मायोकार्डियम की इंजरी होती है। इंजर्ड टिश्यू जो है वो क्या करता है? ब्रेडिकाइनिन जो है वो रिलीज करने को स्टिमुलेट करता है। ब्रेडिकाइनिन ही पेन का कोज है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट शुड यू आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी कोज ऑफ द पेन एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट विद ए कोरोनरी ओक्लूजन। आर्टीरियल स्पाज्म की वजह से कोई स्पाज्म नहीं होता, इसलिए स्पाज्म की वजह से पेन नहीं हो रहा है। हार्ट मसल इस्कीमिया, जी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है? इस्कीमिया का मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती। ओक्लूजन है तो हार्ट मसल्स को यानी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं होती। हमने बताया भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? मायोकार्डियम जो है वो क्या होगा? इंजूर्ड होगा, वहां से ब्रेडिकाइनिन की का जो रिलीज है वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से पेन होता है। ऑप्शन करेक्ट है। ब्लॉकिंग ऑफ द कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन का मायोकार्डियल इंफार्क्शन से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स इन द कोरोनरी प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, जी नहीं। रीजन जो है वो क्या है? मायोकार्डियल इस्कीमिया है, जिसकी वजह से पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग एक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन? कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब समझते हो आप? एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राम कैसे करते हैं? अगर किसी ने काम किया है कैथ लैब में, एंजियोग्राम में एक कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर डाला जाता है किसके थ्रू? किसी बड़ी आर्टरी के थ्रू, जैसे कॉमनली मोस्ट कॉमन फीमोरल आर्टरी के थ्रू, या फिर आजकल ब्रेकियल आर्टरी से, या कुछ लोग रेडियल आर्टरी के थ्रू भी कैथेटर डाल करके जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, एंजियोग्राम करते हैं। कॉमनली फीमोरल आर्टरी के थ्रू डाला जाता है। ठीक है, अब पोस्ट ये कैथेटराइजेशन क्या चीज जो है वो आपको करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बिना देखे, ऑप्शंस को बिना देखे समझने वाला क्वेश्चन है, देख लेंगे ऑप्शंस को तो। जब कभी भी कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है, एंजियोग्राम किया जाता है, एंजियोप्लास्टी की जाती है, उसके बाद में
डिस्टल जो उसकी आर्टरी है, यानी कि आपने फिमोरल आर्टरी पे कैथेटर डाला डिस्टली का मतलब फुट की तरफ में, और जो डिस्टल आर्टरी है वो क्या है, डोर्सैलिस पेडिस। इस आर्टरी को फील करके देखना चाहिए कहीं आपने ब्लॉकेज तो क्रिएट इसके अंदर नहीं कर दिया है। वो आर्टरी आपको फील हो रही है नहीं हो रही, अदरवाइज तो ब्लॉकेज से जो फर्दर जो टिश्यू है वही कहीं नेक्रोज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। विच नर्सिंग एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन? प्रोवाइड फॉर रेस्ट। जी रेस्ट सबके लिए होता है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। किसी पेशेंट को जरूरत हो तो बात अलग है, क्योंकि पेशेंट का जो ये कार्डियक कैथेटराइजेशन है वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है, ठीक है, इसलिए जरूरत ही नहीं है। चेक अ पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। यस, अगर फिमोरल आर्टरी से किया है तो डोर्सैलिस पेडिस देखनी चाहिए, ब्रेकियल से किया है तो रेडियल आर्टरी देखी जानी चाहिए। असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो ये कॉमन चीज है भाई, इसी देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, डिस्टल पल्स देखी जानी चाहिए, पेशेंट की मिल रही है या नहीं मिल रही। आप देखा होगा अगर कोई काम कर रहे हैं तो, अगर किसी ने कार्डियक लैब में काम किया है तो जो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आकर के डिस्टल पल्स को ही फील करते हैं। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज द मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कंप्लीटिंग ए हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक? यानी कि किसी पेशेंट का क्या भाई, अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, CHB हमने ऐसे लिख दिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक है, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में कौन सा असेसमेंट आप आइडेंटिफाई करोगे? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या भाई, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देखिएगा आप, है ना। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मतलब है कि एवी ब्लॉक हो गया, एट्रियम से वेंट्रिकल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। किसका? अगर ऐसे नोड से कोई इंपल्स शुरू हो भी रहा है तो वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच रहा है, वो रास्ता ही ब्लॉक है, समझिए। इसके लिए क्या करना होगा फिर, ये ऐसे नोड से जो इंपल्स शुरू हुआ ये वेंट्रिकल्स तक पहुंच ही नहीं रहा, ये रास्ता ही बंद हो गया है। इसका मतलब अब वेंट्रिकल्स जो हैं अपने इंपल्स क्या करेंगे, खुद शुरू करते हैं, और हर एक की इंपल्स शुरू करने की फायरिंग रेट जो अलग अलग है, हमने ऑलरेडी बता रखी है। क्या ऐसे नोड जो है वो किस रेट से, क्या उसकी इंट्रिंसिक रेट क्या है, एवी नोड की इंट्रिंसिक रेट क्या है, और परकिंजे फाइबर्स की क्या है? इसका मतलब ना तो ऐसे नोड यहां पर फायर कर रहा है ना एवी नोड कर रहा है, कौन करेगा, परकिंजे फाइबर्स करेंगे। परकिंजे फाइबर्स क्या हैं, किस रेट से करते हैं? ऐसे नोड 60 से 100 बीट्स पर मिनट, एवी नोड्स जो हैं वो 40 से 60 बीट्स पर मिनट, परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो 20 से 40 बहुत ही स्लो रेट पर हार्ट बीट करा सकते हैं, यानी कि हार्ट रेट तो कम आ ही रहा है। तो ऐसे केसेज में हमें किससे पता लगेगा, हमें हार्ट रेट से पता लग रहा है। दूसरी चीज, अब अगर परकिंजे फाइबर्स बीट ही नहीं करा पा रहे तो मतलब हार्ट पंप भी नहीं कर रहा, इसका मतलब परफ्यूजन भी जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। जिन जिन वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, परफ्यूजन चाहिए, वो बहुत कम पहुंचेगा उनको। ऑप्शन देखते हैं अभी कि व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज द मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कंप्लीटिंग ए हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्या देखोगे आप? सबसे पहले सिनकोप, होल्ड कीजिए, हेडेक, मतलब नहीं बनता, टेकिकार्डिया हो ही नहीं सकता, टेकिकार्डिया तो, क्योंकि टेकिकार्डिया में तो ऐसे नोड ही काम नहीं करा, एवी नोड नहीं काम नहीं करा, परकिंजे फाइबर्स की जो रेट है वो 20 से 40 है, तो यहाँ तो ब्रेडिकार्डिया है, पॉसिबल ही नहीं है, हेमीपेरेसिस मतलब नहीं है। सिनकोप का रीजन क्या है? जब 20 से 40 बीट्स पर मिनट ही हार्ट बीट कर रहा है, सेरिब्रम को ब्लड सप्लाई जो है वो कम जाएगी, जिससे क्या होता है, डिक्रीड सेरिब्रल परफ्यूजन होगा। डिक्रीड सेरिब्रल परफ्यूजन की वजह से क्या होता है, सिनकोप होता है पेशेंट को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप कि पेशेंट के ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से पेशेंट को सिनकोप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज रिसीविंग वारफरिन सोडियम। वारफरिन, which test result should you use to determine if the daily dose of this anticoagulant is therapeutic?
वारफरीन का भी हमारा डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल देंगे। 2-3 चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता देते हैं। जिन भी पेशेंट्स में वारफरीन चल रही होती हैं उनमें रेगुलरली हम PTINR देखते रहते हैं। PTINR क्लोटिंग टाइम को प्रोलोंग कर देता है। PTINR, अब PTINR की 2 वैल्यूज आपको यहां पर पता रखनी पड़ेगी, एक आप में, मेरे में, और एक पेशेंट में जिसमें वारफरीन सोडियम चल रही है। PTINR आप में, मेरे में कितना होना चाहिए? नॉर्मली 0.8 से 1.2, यानी 0.8 से 1.1, 1.2 अलग अलग कहीं पर रेफरेंस रेंजेस हो सकती हैं। ये जो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू यूनिट नहीं है इसकी। 0.8 से लेकर के 1.2 तक नॉर्मल वैल्यू होती है PTINR की। दूसरी वैल्यू क्या है इसकी? 2 से 3 की। अब आप बोलोगे कि सर लिखनी कौन सी एग्जाम के अंदर? आपको बोलेगा थेराप्यूटिक रेंज। ये क्या है? थेराप्यूटिक रेंज है। थेराप्यूटिक रेंज का मतलब क्या हो गया भाई? जिन पेशेंट्स में सोडियम वारफरीन चल रही है वो PTINR को बढ़ा देता है। अब PTINR तो ये तो नॉर्मल थी, इसको बढ़ा हुआ, लेकिन बढ़ा हुआ भी किसी लिमिट तक, तो वो थेराप्यूटिक रेंज जो है वो 2.0 से 3.0। जिन भी पेशेंट्स में अगर वारफरीन सोडियम चल रहा है उनके लिए नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या होगी? 2.0 से 3.0 होगी। समझ रहे हो? ये नॉर्मल रेफरेंस रेंज एक स्वस्थ पर्सन के लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए। तो अब देखिएगा, पेशेंट रिसीविंग वारफरीन सोडियम, विच टेस्ट रिजल्ट शुड यू यूज टू डिटरमाइन इफ द डेली डोज ऑफ द एंटीकोगुलेंट इज थेराप्यूटिक? PTINR। यस, ये देखी जानी चाहिए। ना APTD देखते हैं, ना ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, ना सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं। वारफरीन सोडियम कॉमनली आप सुन लोगे कार्डियक पेशेंट में जिनके वारफरीन सोडियम चल रही है, उनमें PTINR रेगुलरली देखा जाता है। Next question is, while a pacemaker catheter is being inserted, the patient's heart rate drops to 38 beats per minute. What medication should you expect the healthcare provider to prescribe? किसी पेशेंट को पेसमेकर लगाया जा रहा है। पेसमेकर भी कौन सा? टेम्पररी वाला। ऑब्वियस सी बात है, कैथेटर इंसर्ट हो रहा है तो इसका मतलब टेम्पररी, TPI, टेम्पररी पेसमेकर पेशेंट को लगाया जा रहा है। उसी समय देखा, और लगाया किस लिए जा रहा था? एक्चुअली इसीलिए लगाया जा रहा था ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में, और देखा कि ब्रेडिकार्डिया और ज्यादा हो गया, मतलब हार्ट रेट जो है वो और ज्यादा गिर करके कहां तक आ गई? 38 बीट्स पर मिनट तक आ गई। ऐसे केसेज में क्या किया जाना चाहिए? हमेशा बता रखा है, एट्रोपिन सल्फेट में अभी लेटेस्ट पढ़ा है हमने, ऐसे पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट दिया जाना चाहिए। क्या देते हैं भाई? एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ऑप्शन है क्या? यस होगा, क्यों नहीं होगा? एट्रोपिन सल्फेट। TPI, PPI किन पेशेंट्स को किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट्स को ही तो किया जाता है, जिनके अंदर क्या क्या हो जा रहा है? बीट्स जो है वो जनरेट नहीं हो रही, इम्पल्स जो है जनरेट नहीं हो रहा। तो TPI और PPI के पेशेंट में TPI करते समय हार्ट रेट गिर गया तो क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं। और एट्रोपिन कैसे हार्ट रेट को बढ़ाता है? ये ऐसे नोड का जो क्या हो रहा था? वेगल स्टिमुलेशन हो रहा था, यानी कि हार्ट रेट जो है ब्रेडिकार्डिया किसकी वजह से हो रहा है? ऐसे नोड के वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। हमने पहले ही बताया, इस वेगल स्टिमुलेशन को क्या करता है? ब्लॉक करता है। कौन? एट्रोपिन। और ऐसे ही हार्ट रेट को बढ़ाएगा। वेगल स्टिमुलेशन ब्लॉक हो गया तो ऐसे नोड को काम करने से कोई रोक नहीं रहा, काम करने से नहीं रुकेगा तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। क्लियर है? आई होप आप इन 10-11 क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा और नोट सेट में आपको हेल्प मिलेगी। हम बार बार एक चीज़ हम आपको बताते आए हैं, और वो क्या है कि हमेशा आप धीरे धीरे चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल तो खैर आपको एकदम से पुश करने की ज़रूरत है, लेकिन जो बच्चा शुरू से धीरे धीरे पढ़ते आ रहा है वो 100% सक्सेस होगा। अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, नोट सेट आ गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यार अभी हम तो जब DT+ भी आएगा, कोई SIC आएगा या फिर RRB आएगा तब हम पढ़ेंगे, अगले नोट सेट के लिए हम पढ़ेंगे। हमारा सिलेबी ही इस तरीके का है जो कि कोई डिफाइन नहीं है, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आप बार बार पढ़ोगे तो ही जाकर के आपकी मेमोरी में लाइफ लॉन्ग के लिए सेट हो पाएंगे। इसलिए अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, ये नहीं। अभी तो आप इस अपकमिंग नोट सेट के लिए पूरा जोर लगा दीजिए। इसके बाद में भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जो कि आपको वहां पर भी हेल्प करने वाली हैं। फिलहाल तो इसी नोट सेट के लिए आप सभी को बेस्ट विशेज, और पढ़ते रहिए हमारे साथ में। बहुत जल्द आपके सामने फिर से आएंगे ऐसे ही कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।